नमस्कार साथियों। आज जो हम हैं सामाजिक अध्ययन जो है कक्षा 10 की उस किताब के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है कक्षा 10 का पहला जो पाठ है उसके 100 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो इससे पूर्व वो वीडियो अवश्य देखें और उसके बाद में ये वीडियो भी देखें। उसमें मौर्य वंश जो है और गुप्त वंश जो है उससे संबंधित प्रश्न है और आज जो क्वेश्चन करेंगे वो वर्धन वंश से हम शुरू करेंगे। ये जो किताबें हैं सामाजिक अध्ययन की वो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं और राजस्थान गवर्नमेंट में अभी जो है वो चल रही हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो इन किताबों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए प्रश्न देखते हैं हम। आज जो है वो 100 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद में पहला जो पाठ है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये श्रृंखला जो है आपको कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक की जो किताब है सामाजिक अध्ययन की उसके सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखते हैं वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न जो है 102 नंबर वर्धन वंश से संबंधित है और ये प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कौन सा वर्धन वंश जो है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? पुष्य भूति, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या राज्यवर्धन? तो इसमें देखिए वर्धन वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? पुष्य भूति है। ऑप्शन 1 जो है ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न अपना है, राज्यवर्धन की 606 ईस्वी में हत्या किस शासक ने की थी? राज्यवर्धन जो था वर्धन वंश का शासक, उसकी हत्या 606 ईस्वी में किसने की थी? कुषाणों ने, गौड़ शासक शशांक ने, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने। तो ये जो हत्या इन्होंने की थी गौड़ शासक शशांक जो है उसने ये हत्या की थी किसकी? राज्यवर्धन की। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना 104 नंबर प्रश्न। तो देखिए 104 में हर्षवर्धन की सेनाओं को दक्षिण में लगभग 620 ईस्वी में किसने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था? यानी हर्षवर्धन जो है उनकी सेनाओं को दक्षिण में लगभग 620 ईस्वी में किसने जो है नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था? तो देखिए गौड़ शासक शशांक ने, कुषाण ने, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने या चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इसमें देखिए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जो है इन्होंने जो है हर्षवर्धन की सेनाओं को नर्मदा के तट से वापस जो है वो खदेड़ दिया था। अगला 105 नंबर प्रश्न है अपना, ये है, वर्धन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभिक तक विस्तृत की थी? ये ऐसा शासक कौन सा था? पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन या हर्षवर्धन? तो ये कौन सा था? वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। अगला जो अपना प्रश्न है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर, कन्नौज, अवंती या कौशिल? तो देखिए हर्षवर्धन जो है उनके राज्य की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जो है विद्यार्थी अवश्य याद रखें। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी जो है वो कौन सी है? कन्नौज है। 107 नंबर प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पदवी हर्ष ने धारण नहीं की थी? कौन सी पदवी जो है हर्ष ने धारण नहीं की थी? धारण की थी ये पूछा गया है कि कौन सी जो है वो धारण की थी? देवनाम प्रिय, महाराज विक्रमादित्य या महाराजा धीराज? तो इन्होंने कौन सी धारण की थी? महाराजा धीराज की पदवी जो है वो धारण की थी। 108 नंबर प्रश्न है अपना, पुष्यभूति वंश का वह शासक कौन था जो प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था? पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या राज्यवर्धन? तो देखिए ये कौन सा शासक था? हर्षवर्धन जो है वो था गंगा का जो किनारा है वहाँ पर, गंगा और यमुना का जो संगम है वहाँ पर एक महोत्सव करके और दान दिया करता था। तो हर्षवर्धन जो है वो दान दिया करते थे। इसके बाद में 109 नंबर अपना प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री, क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो ये जो है कौन सा शासक था चीनी यात्री? ये कौन से शासक के समय में भारत आया था चीनी यात्री? हेनसांग। तो हेनसांग जो है वो किसके शासन में आया है? देखिए इसमें तो ये जो है
हर्षवर्धन के समय में भारत आया था कौन? हेनसांग। आप याद रख सकते हैं, हैसे हेनसांग, हैसे हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन के समय में ये यात्री आया था। 110 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में आयोजित दान पुण्य किस महोत्सव में चीनी यात्री हेनसांग सम्मिलित हुआ? कि कौन सा जो महोत्सव था उसमें चीनी यात्री जो है हेनसांग सम्मिलित हुआ था? दूसरे, पांचवें, चौथे या छठे? तो देखिए, छठा जो महोत्सव है उसमें सम्मिलित हुआ था कौन? हेनसांग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? हर्षवर्धन द्वारा रचित रचना जो है वो कौन सी नहीं है, बतानी है हमें। कादम्बरी भी कहते हैं और कादम्बिनी भी कहते हैं। कादम्बरी, नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका। तो देखिए, ये कादम्बरी है जो है ये नहीं है हर्षवर्धन की, बाकी नागानंद है, रत्नावली है, प्रिय दर्शिका है, ये जो है हर्षवर्धन के द्वारा ही रचित रचनाएं हैं। इसके बाद में अगला 112 नंबर प्रश्न है अपना, इसमें पूछा गया है, हर्षवर्धन द्वारा नागानंद, रत्नावली व प्रिय दर्शिका की रचना किस भाषा में की गई है? हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रिय दर्शिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो देखिए, हिंदी, संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो ये जो रचनाएं हैं संस्कृत भाषा की हैं। कौन सी भाषा की हैं? संस्कृत भाषा की हैं। हर्षवर्धन के दरबारी बाण भट्ट द्वारा रचित कृति नहीं है। बाण भट्ट द्वारा रची हुई कृति नहीं पूछा गया इसमें। देखिए, कादम्बरी, हर्षचरित्र, राजतरंगिणी 1 व 2। तो इसमें देखिए, ये राजतरंगिणी जो है ये नहीं है बाण भट्ट द्वारा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये कलहण जो है उनके द्वारा लिखी गई है राजतरंगिणी। तो इसमें राजतरंगिणी जो है वो ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान नहीं था? किसका? हर्षवर्धन जो है उसका दरबारी विद्वान नहीं था। मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर या कलहण। तो इसमें कौन नहीं था इसमें? तो इसमें कलहण जो है वो नहीं था। किसका? हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो है वो कलहण जो है वो नहीं था। बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो ये स्थापना किसने की थी? ये की थी गोपाल ने। कहाँ पर? बंगाल में 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना जो है वो गोपाल ने की है। अगला 116 नंबर प्रश्न है, वह पाल वंशीय शासक कौन था जिसने प्रतिहारों व राष्ट्रकूटों के साथ त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत की थी? तो इसमें देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो ये कौन सा था शुरू करने वाला? धर्मपाल था। ऑप्शन 2 जो है वो 116 में सही होगा। धर्मपाल जो है वो यहाँ पर शासक है। फिर इसके बाद में 117 नंबर प्रश्न अपना है, देवपाल अपनी राजधानी को बंगाल में ले गया। देवपाल जो है वो अपनी राजधानी जो है वो बंगाल में कहाँ ले गया? कन्नौज, अवंती, पाटलिपुत्र या नासिक। तो देवपाल जो है वो अपनी राजधानी कहाँ लेकर के गया था? पाटलिपुत्र लेकर गया। ऑप्शन 3 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर होगा। 118 नंबर प्रश्न है, किस पालवंशीय शासक की राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था? यानी कौन सा पालवंशीय शासक था जिसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र का जो दूत है वो आया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो देखिए, इसमें कौन है? देवपाल जो है देवपाल के समय में, और सुमात्रा के राजा बालदेव का जो राजदूत है वो यहाँ पर आया था। महिपाल प्रथम पाल वंश के वंशानुक्रमिक कौन से शासक थे? महिपाल प्रथम जो है वो पाल वंश का कौन सा शासक था? चौथा, पांचवा, सातवां या नौवां? तो देखिए, इसमें नौवां जो है कौन सा? महिपाल जो है वो नौवां शासक था। नौवां इसमें करेक्ट आंसर होगा। किस पालवंशीय शासक के काल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो इसमें देखिए, महिपाल प्रथम जो है उनके शासनकाल में, और ये राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक का प्रदेश जो है वो जीत लिया था इसमें। तो ऑप्शन 4 जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। 121 नंबर प्रश्न अपना क्या कहता है, पाल वंश के शासक किस धर्म के उपासक थे? पाल वंश के जो शासक हैं वो कौन से धर्म के उपासक थे? तो देखिए,
शैव, वैष्णव, बौद्ध या जैन। तो ये कौन से के थे? बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म के ये शासक थे। नालंदा व विक्रमशिला के प्रसिद्ध महाविहारों को किस वंश ने संरक्षण प्रदान किया? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो ये जो है नालंदा और विक्रमशिला है, इनको संरक्षण दिया था पाल वंश ने। ऑप्शन एक जो है ये इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में हम देखते हैं 123 नंबर अपना प्रश्न जो है उसको। तो 123 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा किसके राज्यकाल में तिब्बत के राजा के 123 नंबर जो प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा किसके राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर वहाँ गए थे? तो ये धर्मपाल, नयपाल, देवपाल या महीपाल। तो इसमें देखिए ऑप्शन 2 नयपाल जो है उनके समय में वहाँ पर गए थे। दीमान तथा वीटपाल जैसे महान शिल्पियों को किसने संरक्षण प्रदान कर रखा था? दीमान तथा वीटपाल जैसे जो महान शिल्पी हैं इनको किन्होंने संरक्षण दे रखा था? पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार या चोल। तो ये जो है दीमान और वीटपाल जैसे व्यक्ति जो हैं इनको पाल वंश ने संरक्षण दे रखा था। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है पाल वंश है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 125 नंबर अपना प्रश्न है, पाल युग के अनेक जलाशय निम्नलिखित में से किस स्थान पर किस स्थान पर अभी भी बचे हुए हैं? पाल युग के अनेक जलाशय जो हैं वो कौन से स्थान पर अभी तक बचे हुए हैं? पटना, दीनापुर, दार्जिलिंग या अलीनगर। तो पाल वंश के जो जलाशय हैं वो कहाँ बचे हुए हैं? दीनापुर में बचे हुए हैं। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब व किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 126 नंबर जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो राष्ट्रकूट वंश है उसकी स्थापना कब व किसने की थी? 736 ईस्वी दंती दुर्ग, 781 ईस्वी कृष्ण प्रथम, 736 ईस्वी ध्रुव, 781 ईस्वी अमोघ वर्ष। तो इसमें देखिए 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने इसकी राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न को अवश्य याद रखें। अगला 127 नंबर अपना प्रश्न है, दंती दुर्ग ने किसे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया था? राष्ट्रकूट वंश जो है उसकी राजधानी किसे बनाया था? कन्नौज, मान्याखेत, नासिक या कराची। तो इसमें देखिए दंती दुर्ग जो है उन्होंने नासिक को राजधानी बनाया था, और ये नासिक में आज भी दंती दुर्ग जो है उनके द्वारा जो जितने भी बनाए गए हैं जलाशय आदि बनाए गए हैं उनके अवशेष आज भी वहाँ पर विद्यमान है। 128 नंबर प्रश्न है, दंती दुर्ग किन शासकों के अधीन सामंत थे? कौन से शासक थे उनके अधीन सामंत थे? बादामी के चालुक्य, कलहणी के चालुक्य, कांची के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। तो देखिए ये वातापी के चालुक्य जो हैं इनके सामंत थे। कौन? दंती दुर्ग जो है वो वातापी के जो चालुक्य थे उनके सामंत हुआ करते थे। 129 नंबर प्रश्न अपना क्या कहता है, दंती दुर्ग ने किस चालुक्य शासक को पराजित करके दक्षिण में चालुक्य की सत्ता समाप्त की थी? यानी दंती दुर्ग ने किस चालुक्य शासक को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता जो है वो समाप्त कर दी थी? कीर्ति वर्मा द्वितीय, नरसिंह वर्मा, सोमेश्वर प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें देखिए किसकी सत्ता समाप्त की थी? कीर्ति वर्मा द्वितीय। ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव या अमोघ वर्ष। तो देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो कहाँ पर बनी हुई हैं? महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद जगह है और उस वहाँ पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई हैं। और ये जो एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम जो हैं उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ये प्रश्न भी याद रखें, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम जो हैं उन्होंने एलोरा की गुफाएं जो हैं इनका निर्माण करवाया है। अगला अपना प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है? राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में किस गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया? कौन? राष्ट्रकूट नरेश जो था ध्रुव, इसने जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था
इस त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार शासक को पराजित किया था। किसको किया था? देखिए, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। तो इन्होंने किसको पराजित किया था? वत्सराज जो हैं इनको पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में किस राष्ट्रकूट नरेश ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था? तो ये किसने किया था? गोविंद तृतीय जो है उन्होंने किया था। बहुत ही प्रतापी शासक था गोविंद तृतीय। 133 नंबर प्रश्न अपना है, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालवा प्रदेश से कांची तक विस्तृत किया। क्या? वह राष्ट्रकूट शासक जिसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालवा प्रदेश से कांची तक विस्तृत किया था, ये कौन था? ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम या कृष्ण तृतीय। तो ये कौन था? गोविंद तृतीय था। किस राष्ट्रकूट शासक ने अपनी राजधानी मान्याखेत या मालखेड़ को बनाया था? ये कौन सा शासक था? अमोघवर्ष, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या इंद्र तृतीय। तो ये अमोघवर्ष था जिसने अपनी राजधानी जो है उसको मान्याखेत बनाया था। तो अमोघवर्ष जो है उन्होंने अपनी राजधानी मान्याखेत बनाई थी। 135 नंबर प्रश्न है अपना, इसमें देखिए, किस अरब यात्री ने अमोघवर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है? यानी किस अरब यात्री ने अमोघवर्ष जो है उसकी गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है? तो देखिए, अल मसूदी, अल बनीजर, गजनवी या सुलेमान। तो ये किसने की है? सुलेमान जो है उन्होंने की है। अमोघवर्ष की जो गणना है वो प्रतापी शासकों में की है। किसने? सुलेमान ने। कृष्ण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के किस शासक को पराजित करके भागने पर विवश किया है? तो ये किसको किया था? महेंद्रपाल, नागभट्ट, महिपाल या इंद्रायुध। तो इन्होंने महिपाल को जो है विवश किया है। इसके बाद में 137 नंबर अपना प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक के काल में राष्ट्रकूट का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ? कृष्ण द्वितीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या इंद्र तृतीय। तो देखिए, इसमें कृष्ण तृतीय जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूटों का पराभव कहाँ के चालुक्यों द्वारा हुआ था? यानी राष्ट्रकूट जो है उनका पराभव कहाँ के चालुक्यों के द्वारा हुआ था? तो देखिए, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कांची के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य। तो ये किसने किया था? कल्याणी के जो चालुक्य हैं उन्होंने इनका पराभव जो है समाप्त कर दिया था। यहाँ पर 139 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक तेलप ने 973 ईस्वी में किस राष्ट्रकूट नरेश को पराजित करके मान्याखेत पर अधिकार कर लिया था? कृष्ण तृतीय, करक तृतीय, इंद्र तृतीय या कृष्ण द्वितीय। तो ये किया था करक द्वितीय ने। ऑप्शन 2 करक द्वितीय जो है इन्होंने किया था। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के प्रबल समर्थक थे? ये प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। राष्ट्रकूट शासक जो है वो कौन से धर्म के प्रबल समर्थक थे? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या मुस्लिम धर्म। तो ये कौन से धर्म के थे? राष्ट्रकूट जो शासक हैं वो वैदिक धर्म के थे। देखिए, राष्ट्रकूट के शासक जो हैं शिव के मंदिर को निर्माण कर रहे हैं। दंतीदुर्ग जो है शिव मंदिर का निर्माण कर रहा है, तो कौन से धर्म का है? वैदिक धर्म का है। याद रखने वाली बात है। तो इस तरीके से लिंक करके भी हम जो है वो याद रख सकते हैं। अगला 141 नंबर प्रश्न अपना कहता है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा बलराज के नाम से संबोधित किसने किया था? बलहरा या बलराज के नाम से किसने संबोधित किया है राष्ट्रकूट शासकों को? यूनानियों ने, हूणों ने, अरबों ने या शकों ने। तो इसमें देखिए, अरब जो हैं अरबों ने इन्हें बलहरा या बलराज के नाम से संबोधित किया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? कौन से की? गुर्जर प्रतिहार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो देखिए, नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसकी स्थापना नागभट्ट ने की थी। ऑप्शन 1 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नागभट्ट जो है उन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट द्वारा 725 ईस्वी में किस स्थान पर की गई? कौन सा स्थान है जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी? कन्नौज, राजस्थान, गुजरात या दिल्ली।
तो देखिए ये कहाँ पर की गई थी, गुज्जर प्रतिहार गुज्जर गुजरात, ऐसे लिंक करके याद रखें। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, गुजरात में। किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था, यानी कौन सा गुज्जर प्रतिहार शासक था जिसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के जो आक्रमण थे उनमें सफलता जो है वो प्राप्त की थी। तो वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। तो ये कौन था, नागभट्ट प्रथम था ये। इसके बाद में 145 नंबर प्रश्न जो अपना है वो है, गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने सम्राट की पदवी जो है वो धारण की थी, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या वत्सराज। तो देखिए सम्राट की पदवी, सम्राट जो है उसकी पदवी जो है वो किसने धारण की थी, तो सम्राट की पदवी जो है वो वत्सराज जो हैं उन्होंने धारण की थी। सम्राट की पदवी वत्सराज जो हैं इन्होंने धारण की थी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन वत्सराज हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, कन्नौज पर सर्वप्रथम अधिकार किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने किया था। कहाँ, कन्नौज के ऊपर। नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज। तो नागभट्ट द्वितीय जो हैं इन्होंने जो है कन्नौज के ऊपर सर्वप्रथम जो है वो शासन किया था, गुज्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। 147 नंबर प्रश्न अपना देखते हैं। इसके बाद में ये क्या कह रहा है, नागभट्ट द्वितीय ने को अपनी राजधानी, किसे अपनी राजधानी जो है वो बनाया है नागभट्ट द्वितीय ने, कन्नौज, मंडोर, भीनमार या बंगाल। तो देखिए नागभट्ट द्वितीय जो है उसने राजधानी बनाया है कन्नौज को, ऑप्शन 1 कन्नौज जो है इसे नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था। अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया था, कौन, अरब यात्री जो है सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या महिपाल। तो देखिए सुलेमान किसके का टाइम में आया था, मिहिर भोज के समय में भारत आया था, ऑप्शन 3। ये प्रश्न भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा, कि सुलेमान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मिहिर भोज में। कर्पूर मंजरी नाटक की रचना किसने की थी, महिपाल, मिहिर भोज, राजशेखर या महेंद्रपाल। तो देखिए कर्पूर मंजरी जो है वो उसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, महेंद्रपाल। नहीं, ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है कर्पूर मंजरी नाटक की रचना किसके काल में हुई थी। तो ये किसके काल में हुई थी, महेंद्रपाल जो है उनके काल में हुई थी। तो कर्पूर मंजरी की रचना जो है वो महेंद्रपाल के शासनकाल में हुई है। 150वां अपना प्रश्न है, महेंद्रपाल के गुरु कौन थे जिसने कर्पूर मंजरी की रचना की थी। ये महेंद्रपाल के गुरु भी रहे हैं जिन्होंने कर्पूर मंजरी की रचना की थी। तो कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर, कर्पूर रे आता है और रे से राजशेखर, ऐसे लिंक करें, कर्पूर और रे राजशेखर। तो कर्पूर मंजरी किसने लिखी, राजशेखर जो हैं इन्होंने इनकी रचना की है। अगला अपना प्रश्न जो है इसको एक बार जो है हम देखते हैं। निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार कालीन शासकों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। उनका कालक्रम जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों का वो अपने को सही सेट करना है। तो देखिए कौन कौन से हैं, विनायक पाल हैं, देवपाल हैं, भोज द्वितीय हैं और विजयपाल हैं, ये शासक हैं। और इनको क्रम से अपने को लगाना है कि पहले कौन से हुए थे और बाद में कौन से हुए थे। तो देखिए इसमें 2 नंबर जो है यानी पहले कौन हुए थे, भोज द्वितीय, ये भोज द्वितीय हुए पहले। फिर भोज द्वितीय के बाद में देखिए कौन हुए, 1 नंबर विनायक पाल हुए हैं और विनायक पाल के बाद में देवपाल हुए हैं और देवपाल के बाद में विजयपाल। ये ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही आंसर होगा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक कौन था, किस समय, महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था उस समय कन्नौज का शासक कौन था। तो राज्यपाल, विजयपाल, देवपाल या विनायक पाल। तो महमूद गजनवी के समय में था राज्यपाल। महमूद गजनवी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था, राज्यपाल था। 153 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी के लौट जाने पर किस शासक के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने राज्यपाल की हत्या कर दी थी। राजपूत राजाओं ने जो है वो किसकी हत्या की थी, महमूद गजनवी जब चला गया था तो कौन सा शासक था जिसके नेतृत्व में राजपूत राजा जो हैं उन्होंने राज्यपाल की हत्या करती थी। चंद्रदेव गहेड़वाल, चंदेल राजा गंड, वासुदेव चौहान या प्रमर्दी देव। तो इसमें देखिए किसने हत्या की थी,
चंदेल राजा गंड जो हैं इन्होंने हत्या की थी। चंदेल राजा गंड। किस शासक के किस वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया? अरब जो थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कौन से वंश के शासक थे? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल? तो इसमें जो है कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार जो है इन्होंने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया? तो गुर्जर प्रतिहारों ने आगे जो है वो नहीं बढ़ने दिया था। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में सम्मिलित नहीं था? क्या पूछा गया है कि प्राचीन दक्षिणापथ के 3 जो प्रमुख राज्य थे उनमें कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो इसमें देखिए चोल, पांडे, चेर या राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट जो थे वो सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन 4। चोल राज्य के निवासियों की भाषा कौन सी थी? चोल जो हैं उनके राज्य की भाषा कौन सी थी? देखिए संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़। तो चोल राज्यों की भाषा थी तमिल। तमिल जो है तमिलनाडु की तरफ ही हैं, तो इस चोल वंश, तो इनकी भाषा भी कौन सी होगी? तमिल होगी। कुरल की रचना किसने की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे के ऐसे पूछ लिया जाए। कुरल की जो रचना है, कुरल की रचना किसने की थी? शीतले सतनार, रुद्र शर्मन, तिरुवल्लुवर या मामूलनार? तो इसमें देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको याद रखना है। तिरुवल्लुवर जो हैं इन्होंने कुरल की रचना की थी। किसने? तिरुवल्लुवर ने। तो ये याद रखें, तिरुवल्लुवर कुरल, ये रे से ऐसे लिंक करके इसकी जो है वो याद रख सकते हैं। कुरल, तिरुवल्लुवर, रे दोनों में आता है। फिर अगला है 158 नंबर प्रश्न, पुगार नगर की नींव किस चोल शासक ने डाली थी? करिकाल, एलारा, एलनजेत चेनी, विजयपाल? तो इसमें जो है किसने की है? पुहार या पुगार नामक जो वंश है, नगर जो है उसकी स्थापना की थी करिकाल ने। किसने की थी? करिकाल जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी, करिकाल ने। तो ये भी याद रखें। फिर 159 नंबर प्रश्न अपना है, ये कह रहे हैं किस चोल वंशीय शासक ने सिंहलों से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया? यानी किस चोल वंशीय शासक ने सिंहलों से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील तक लंबे बांध का निर्माण किया है? तो ये भी कौन है? ये भी करिकाल है। कौन है? करिकाल। चोल शासक करिकाल ने राजधानी को उरगपुर यानी उरियूर से कहाँ स्थापित किया है? कौन? चोल शासक करिकाल ने राजधानी को उरगपुर यानी उरियूर से कहाँ स्थानांतरित किया है? तो देखिए वेणी, वाहे परंदरलई, कावेरीपतन या मदुरा? तो इन्होंने किया था कावेरीपतन तक। कावेरीपतन जो है या कावेरीपतन जो है वहाँ तक किया था। ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला अपना प्रश्न है, किस चोल शासक ने लगभग 880-907 ईस्वी में पल्लव नरेश, कौन? पल्लव नरेश जो है कौन से अपराजित को हराया था? अपराजित था और उसको भी हराया। तो देखिए कौन है इसमें? करिकाल, विजयालय, राजराज प्रथम या आदित्य? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आदित्य। आदित्य जो है इन्होंने अपराजित को क्या किया था? हराया था। अगला अपना प्रश्न है 162 नंबर प्रश्न, ये कहता है पांड्यों की राजधानी मदुरा पर किस चोल शासक का अधिकार था? पांड्यों की जो राजधानी थी मदुरा, उसके ऊपर कौन से चोल शासक हैं उनका अधिकार था? विजयालय, आदित्य, परांतक या राजराज प्रथम? तो ये यहाँ पर किसका था? परांतक जो है उनका था। वह चोल सम्राट जिसने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप, श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत पर एक छत्र जो है सम्राट बना था। कौन? वह चोल शासक जिसने संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को अपने अधीन करके और पूरा जो दक्षिणी भारत है उसके ऊपर शासन किया था। तो वो कौन था? राजराज प्रथम। कोई राजा ही था बड़ा,
राजराज प्रथम। तो इन्होंने दक्षिण भारत के ऊपर पूरा जो है वो अधिकार कर लिया था। अगला 164 नंबर प्रश्न अपना है, राजराज प्रथम द्वारा अपनी राजधानी तंजौर में किसको समर्पित राजराजेश्वर मंदिर बनाया था? क्या है ये पूछा गया है, राजराज प्रथम द्वारा अपनी राजधानी तंजौर में किसको समर्पित राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है वो बनाया था। यानी ये मंदिर जो है राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित था? इसका दूसरा नाम है बृहदेश्वर। तो ये किसको समर्पित था जिसका इन्होंने निर्माण करवाया था? शिव, विष्णु, बुद्ध या माँ दुर्गा। तो ये राजराजेश्वर मंदिर है तो ये किसका है? शिव का है। एक बात याद रखें, जहाँ पर ये राजेश्वर स्वर ऐसे पीछे लगा हुआ हो तो वो हमेशा शिव के ही मंदिर होते हैं। लगभग वो सारे के सारे मंदिर किसके होते हैं? शिव के ही होते हैं। वह चोल शासक जिसके पास शक्तिशाली नौसेना थी जिससे उसने पेगु, मर्तवान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता था। प्रश्न क्या कहता है? वह चोल शासक है जिसके पास शक्तिशाली नौसेना थी जिससे यानी वो जो शक्तिशाली नौसेना थी उससे उसने पेगु, मर्तवान तथा अंडमान निकोबार द्वीप जो है उसको जीत लिया था। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज या राजेंद्र कुलोतुंग। तो ये कौन था? राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम। इसके बाद में 166 नंबर अपना प्रश्न है, राजेंद्र प्रथम द्वारा बंगाल और बिहार के शासक महिपाल को पराजित करने के उपलक्ष्य में उपाधि धारण की गई। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज, प्रियदर्शी, गंगेकोंड या छत्रपति। तो राजेंद्र पाल जो है, राजेंद्र प्रथम जो है वो उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? देखिए राजेंद्र पाल नहीं है इसमें, राजेंद्र प्रथम द्वारा बंगाल और बिहार के शासक महिपाल को पराजित करके और फिर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने ये उपाधि धारण की है गंगेकोंड की। ये भी पूछा गया प्रश्न है, गंगेकोंड की उपाधि। चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वारा कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज की हत्या का बदला वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में परास्त करके लिया था? तो देखिए ये कौन सा युद्ध था? कुंडल संगम का युद्ध था। ये कौन सा था? 4 नंबर कुंडल संगम का युद्ध जो है वो ये था। अगला अपना 168 नंबर प्रश्न है, चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य और चोल वंश जो हुए थे इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? तो देखिए राजेंद्र प्रथम, करिकाल, राजेंद्र कुलोतुंग या विजाले। तो ये किसने की थी? राजेंद्र कुलोतुंग जो है इन्होंने की थी। निम्न में से किस वंश का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश या चोल वंश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी ग्राम प्रणाली जो है, ग्राम पंचायत प्रणाली जो है उसके ऊपर था। किसका था? चोल वंश जो है उसका शासन था। चोल वंश जो है उनका शासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। 170 नंबर प्रश्न है अपना, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 4, 5, 6 या 7। तो ये कितने में था? 6 में था। चोल वंश जो है वो 6 भागों में बंटा हुआ था। चोल प्रशासन में प्रांतों को क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन जो उसमें प्रांतों को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न भी है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। मंडलम, कोट्टम, नाडु या कुर्रम। तो देखिए इसमें क्या कहा जाता था? चोल प्रशासन में प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। सेकंड ग्रेड जो है उसमें ये प्रश्न जो है पूछा गया है। चोल प्रशासन के निम्नलिखित विभाजनों को सही अवरोही क्रम में अपने को सुमेलित करना है। अवरोही क्रम जो है उसमें सुमेलित करना है। कौन कौन से हैं? कोट्टम, नाडु, ग्राम और मंडलम ये हैं। तो 1 नंबर पे क्या आएगा? 1 नंबर पे आ जाएगा अपना मंडलम। ठीक है, 1 नंबर पे मंडलम होगा, 2 नंबर पे होगा कोट्टम और 3 नंबर पे होगा नाडु और 4 पे होगा ग्राम। तो इसका जो क्रम है वो क्रम यहाँ पर देखिए, नीचे जो क्रम दिया गया है इसमें ऑप्शन 2 में ये क्रम आता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में 173 नंबर प्रश्न है,
चोल प्रशासन में विद्यमान नाडु की सभा को अभिलेखों के अनुसार क्या कहा जाता था। यानी चोल प्रशासन में विद्यमान नाडु की सभा को अभिलेखों के अनुसार क्या कहा जाता था। तो देखिए नाटर, नगरतार, ग्रामणी या विद्वत। तो क्या कहा जाता था, नाटर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नाटर। 174 नंबर अपना प्रश्न है, चोल प्रशासन में भूमि की उपज का लगभग कितना भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान के रूप में कितना भाग मिलता, 1/8, 1/6, 1/4 या 1/3। तो इसमें देखिए 1/6 जो है वो लगान के रूप में मिलता था चोल प्रशासन में, भूमि की उपज का 1/6 भाग। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चोल राज्य में सोने का सिक्का क्या कहलाता था, कासू, पंचमारक, आहत या नागार्जुन। तो ये क्या कहलाता था, कासू कहलाता था। चोल के समय में ये सिक्का क्या कहलाता, कासू कहलाया करता था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें, इसको भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये जो प्रश्न है आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। ये श्रृंखला जो है आपको हर दिन जो है मिलती रहेगी। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबों के जो सॉल्यूशन प्रश्न हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को अवश्य जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला 176 नंबर प्रश्न अपना कौन सा है, चोल राज्य में प्रचलित कासू सिक्का कितने ओस का होता था। कौन सा, चोल राज्य में प्रचलित कासू सिक्का जो है वो कितने ओस का होता था, ये अपने को पूछा गया है। तो देखिए 12 ओंस, 40 ओंस, 100 ओंस या 16 ओंस। तो ये कितने का होता था, 16 ओंस का हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की है। वर्गाकार विमान, गोपुरम, ब्रैकेट, मंडप सजावट के लिए पारंपरिक सी हैं। तो देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 व 5 सारे के सारे होंगे ऑप्शन 4 में। ये सारी की सारी जो हैं वो चोल जो है उनकी विशेषता है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर बने हुए हैं उनमें ये सारी विशेषताएं मिलती हैं। 178 नंबर प्रश्न है अपना, ये है राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है। ये प्रश्न भी जो है पूछा गया प्रश्न है। ये शायद या तो रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर जो है, राजेश्वर मंदिर जो है वो कौन सी शैली में बना हुआ है। तो देखिए नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, 1 व 2 दोनों। तो ये कौन सी शैली में है, राजराजेश्वर जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, ऑप्शन 3 द्रविड़ शैली का मंदिर है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 178 नंबर इसको याद रखिए। 179 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली किस शासक की देन है। तो किसकी है, ये भी पूछा गया। चोलों की, पल्लवों की, राष्ट्रकूटों की या चेरों की। तो ये किसकी है, चोल जो है इन्होंने नहरों की प्रणाली विकसित की थी। किसने, चोल शासकों ने। तो दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली जो लाए थे वो चोल शासक थे। फिर 180 नंबर प्रश्न अपना है, चोल युग की प्रसिद्ध मूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। चोल युग से संबंधित है कौन सी मूर्ति है। तो देखिए इसमें 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, नालंदा, ये नहीं है। सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा, ये भी नहीं है। नटराज शिव की कांसे की मूर्ति, हाँ ये जो है चोल शासन से संबंधित है। नटराज है, शिव की कांसे की मूर्ति। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नटराज शिव की मूर्ति जो है कांसे की मूर्ति। और नटराज जो मूर्ति होती है वो हमेशा शिव की मूर्ति ही होती है। चोल राजा धर्मानुयायी थे। चोल वंश जो है कौन से धर्म के थे, वैष्णव, शैव, बौद्ध या जैन। तो देखिए ये कौन से धर्म से थे, चोल जो राजा हैं तो ये शैव धर्म से संबंधित थे, शिव के उपासक थे। चोल जो शासक हैं वो शिव के उपासक थे। अगला 182 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चोल समाज की थी। चोल समाज की जो विशेषता है, समाज में स्त्रियों संपत्ति की स्वामिनी होती थी, दास और देवदासी प्रथा प्रचलित थी, 1 व 2 दोनों। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, 1 व 2 दोनों। यानी समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी भी होती थी और दास और देवदासी प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। तो 1 और 2 दोनों इसके आंसर होंगे। इसके बाद में 183 नंबर प्रश्न है, शिलालेखों में
पहले पल्लव राजा का उल्लेख किसका मिलता है? शिलालेखों में पहले पल्लव राजा का उल्लेख जो है वो किसका मिलता है? तो ये कृष्ण पल्लव जो राजा हैं इसमें देखिए विष्णुगुप्त का, सिंह विष्णु का, महेंद्र वर्मा प्रथम का, नरसिंह वर्मा प्रथम का। तो ये मिलता है विष्णुगुप्त का। किसका शिलालेखों में मिलता है? विष्णुगुप्त जो है उनकी जानकारी हमें मिलती है। वह पल्लव वंशीय राजा जिसने पत्थरों को तराश कर अनेक मंदिरों का बनवाए, अनेक मंदिर जो है बनवाए। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से को भी पराजित किया था। तो वो कौन था? महेंद्र वर्मा प्रथम थे। ये महेंद्र वर्मा प्रथम। अगला अपना 185 नंबर प्रश्न है, मत विलास प्रहसन नाटक जो उसकी रचना किसने की थी? कौन सा? मत विलास प्रहसन जो नाटक है इसकी रचना किसने की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है मत विलास। तो मत विलास जो है इसकी जो है नाटक की रचना जो है वो किसने की है? महेंद्र वर्मा प्रथम, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा, नंदी वर्मा। तो इसमें देखिए महेंद्र वर्मा प्रथम जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। मत विलास मैं से और मैं से ही महेंद्र वर्मा प्रथम। तो ऑप्शन 1 जो है वो इसमें सही होगा। 186 नंबर प्रश्न है, किस पल्लव शासक ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया तथा उनकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया था? तो ये कौन था? नरसिंह वर्मा था। कौन? नरसिंह वर्मा। अगला 187, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया अपना, फिर भी 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो 187 नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा है मामल्लपुरम व महाबलीपुरम नगर की स्थापना किस वंश ने की थी? कौन सा? मामल्लपुरम और महाबलीपुरम, चोल, चालुक्य, पल्लव या राष्ट्रकूट? तो ये की थी पल्लवों ने। पल्लव वंशीय शासकों द्वारा 5 रथ मंदिरों का निर्माण कहाँ करवाया गया? कौन से पल्लव वंशीय शासक थे? उन्होंने 5 रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कहाँ करवाया? कांची, वातापी, कल्याणी या मामल्लपुरम? तो ये जो है ये कहाँ पर करवाया गया है? ये मामल्लपुरम में करवाया गया। 5 रथों वाला जो मंदिर है उसका निर्माण मामल्लपुरम में। 189 नंबर प्रश्न है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने कब शासन ग्रहण किया? पुलकेशिन द्वितीय जो हैं उन्होंने शासन कब ग्रहण किया? तो 608 ईस्वी में। ये जो है 608 ईस्वी में। आगे के प्रश्न जो हैं वो अपन जो है जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा बन गया है। तो इतना लंबा वीडियो देखना भी जो है वो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो 190 नंबर प्रश्न देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की उत्तरी सीमा कहाँ तक थी? गंगा नदी तक, यमुना नदी तक, नर्मदा नदी तक या कावेरी नदी तक? तो ये कहाँ पर तक थी? नर्मदा नदी तक। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी की सीमाएं जो हैं वो कहाँ तक थी? साम्राज्य की सीमाएं नर्मदा नदी तक थी। 191 नंबर प्रश्न है, किस चालुक्य शासक ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की थी? पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य षष्ठ? तो ये की थी विक्रमादित्य द्वितीय ने ये की थी। अगला जो है 192 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं अपना। अगला 192 नंबर प्रश्न है, यह है कोप्पम का युद्ध चोल नरेश राजाधिराज वह किस चालुक्य नरेश के मध्य लड़ा गया? कौन सा? कोप्पम का युद्ध जो है वो चोल नरेश राजाधिराज व किस चालुक्य शासक के बीच में लड़ा गया था? सत्याश्रय, पुलकेशिन द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठ? तो ये सोमेश्वर प्रथम के बीच में लड़ा गया था। अगला अपना प्रश्न है, कांची पर अधिकार किस चालुक्य नरेश ने किया था? कांची जो है उसके ऊपर अधिकार किस चालुक्य नरेश ने किया था? विक्रमादित्य द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम ने, सत्याश्रय ने या विक्रमादित्य षष्ठ ने? तो ये क्या था? विक्रमादित्य षष्ठ ने। इसका आंसर होगा विक्रमादित्य षष्ठ ने। विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? विक्रमांक देवचरित जो ग्रंथ है वो विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर आधारित है। और ये किसने लिखा है ये पूछा गया है। तो ये किसने लिखा? कवि विल्हण ने, कवि विल्हण द्वारा लिखा गया। तो देखिए विक्रमादित्य पर लिखा गया ग्रंथ है वह,
याद रखें। वैसे विक्रमादित्य षष्ठ के ऊपर लिखा गया है। और ग्रंथ का नाम भी क्या है? विक्रमादेव चरित। वह, यहाँ पर भी वह आ रहा है। और लिखा किसने? विल्हण ने। तो ये तीनों में ही वह आता है, ये भी ध्यान रखें। और इसको मैच करके इस तरीके से आप जो है वो याद कर सकते हैं। वह जो है उसको पकड़ करके, और तीनों में विक्रमादित्य षष्ठ पर लिखा हुआ है, ग्रंथ का नाम भी वह पर है और रचनाकार का नाम भी वह पर है। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा व्याख्या किस स्मृति से संबंधित है? मिताक्षरा व्याख्या किस स्मृति से संबंधित है? याज्ञवल्क्य के स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति या द्वैपायन स्मृति? तो देखिए ये किससे है? याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है उससे संबंधित है। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या का लेखन किसने किया है? ये जो है किसने किया है? मिताक्षरा जो है उसकी व्याख्या जो है किसने की था? तो ये किए थे विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर जो है इन्होंने की है। अगला 197 नंबर प्रश्न अपना है, मिताक्षरा व्याख्या के लेखक विज्ञानेश्वर को संरक्षण जो है वो किसने दे रखा था? यानी मिताक्षरा व्याख्या के लेखक विज्ञानेश्वर को संरक्षण जो है किसने प्रदान कर रखा था? चोलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने या चेरों ने? तो ये किसने दे रखा था? चालुक्यों ने दे रखा था। अगला 198 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। तो ये प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण किस चालुक्य नरेश ने दे रखा था? तो किसने दे रखा था? इसके जिनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है, विक्रमादित्य षष्ठ है ये। तो विक्रमादित्य षष्ठ ने इनको संरक्षण दे रखा था। किसको? विल्हण को। तो ये भी याद ऐसे मैच करके और याद रखा जा सकता है। तो साथियों आज जो है लगभग 100 प्रश्न जो है, 100 प्रश्न के लगभग जो है आपको प्रश्न जो हैं वो करवाए गए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो जो हैं आप जीके विद विनीता चैनल पर देख सकते हैं। आपको कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक की सामाजिक अध्ययन और राजस्थान अध्ययन के जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इस चैनल के ऊपर करवाए जाएंगे। आप जो हैं वो धैर्य से इन प्रश्नों को देखें और एग्ज़ाम देने जाएं तो आप याद रखें इन्हीं में से आपके प्रश्न जो हैं वो अवश्य ही आएंगे। पेपर जो बनते हैं वो इन्हीं किताबों से बनते हैं। ये किताबें जो हैं गाइड जो हैं, पेपर जो हैं उनकी जननी है, ये मान करके चलिए आप। 100% जो है इन्हीं किताबों से आपका प्रश्न पत्र बनने वाला है। तो विद्यार्थी ध्यान दें और इन किताबों को पहले पढ़ें। पढ़ने के बाद में ये प्रश्न जो हैं वो याद करते रहें। बार बार इस वीडियो को सुने ताकि आपकी ये प्रश्न याद हो जाएं और इनका लाभ जो है आपको एग्जाम में मिल सके। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।